तो अब हम चलते हैं जी अपनी मेन खबरों की तरफ। और आज तो जाहिर है कि मुशर्रफ साहब को हम ज़रा याद करेंगे, उनकी लेगेसी भी बात करेंगे, लेकिन जाहिर है कि दूसरी भी कुछ खबरें जो हैं वो हम आपको दे दें। कनाडा में कल जो है ट्यूसडे के दिन, यानी कि जो ट्रूडो साहब हैं वो प्रीमियर्स जो हैं उनसे मिल रहे हैं। आपको पता ही है मुद्दा क्या है। वो मुद्दा यही है कि वो सारे प्रीमियर्स जो हैं वो उनको बड़े अरसे से कह रहे थे कि भाई हेल्थ केयर के और ये जो लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर की फंडिंग है इसको आप बढ़ाएं। और वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है $88 बिलियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज को देगी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एंड इक्वलाइजेशन के लिए। लेकिन जो कनाडा हेल्थ ट्रांसफर्स हैं वो भी इन्होंने $45.2 बिलियन के करीब किए हैं, जो कि हैं 51% ऑफ ये टोटल अमाउंट जो है। तो 2022-23 का जो बजट था उसके अंदर बेसिकली प्रोविंसेस ने कहा था कि आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है और हेल्थ के ऊपर आप तकरीबन जो है अपनी 203.7 बिलियन के करीब स्पेंडिंग आप जो करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट इसका कितना देगी? तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था कि हम 22% ऑफ दैट देंगे और हम जो है इसको ये जो अब देंगे आपको। तो लेकिन प्रोविंसेस कहते हैं कि नहीं, आप इसको बढ़ाएं, 35% तक करें। लेकिन इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये होएगा कि 26 बिलियन उसको हर साल और ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ट्रूडो साहब जो ये इनके साथ बात कर रहे हैं प्रीमियर्स के साथ, जो उन्होंने एक्सक्यूज मी बताया है रिपोर्टर्स को भी कि इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स आती रही हैं। ये जो ट्रांसफर्स थे 2004 में तो कोई इंक्रीजेस नहीं हुए थे, लेकिन फेडरल हेल्थ ट्रांसफर्स जो थे वो 1957 से शुरू हुए हैं, जबकि उस वक्त जो थे 50-50 किया जाता था। प्रोविंसेस 50% डालेंगी, फेडरल गवर्नमेंट 50% डालेगी। लेकिन फिर उसके बाद 5 दफ़ा जो है इसको इवॉल्व किया जा सका है। 1995 में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे पॉल मार्टिन, उन्होंने कहा था जी कि हम अब जो है वो करना चाहते हैं, अपना डेट जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी कट्स किए थे, तकरीबन 20% 1995 और 15% 1996 में। तो बेसिकली हेल्थ में से स्लैश किए थे पैसे उसको डेट को नीचे लाने के लिए। 2004 में फिर एक एग्रीमेंट हुआ था प्रीमियर्स, और वो जो फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे पॉल मार्टिन साहब, वो फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उनको कहा गया था कि भाई ये आप इसको रिवाइज करें। तो उन्होंने कहा जी कि हम अब 6% पर ईयर जो है अगले 10 साल के लिए इनको इंक्रीज करते रहेंगे। अच्छा, हार्पर साहब जो है उन्होंने 2017-18 के लिए कहा कि हम यही चीज़ रखेंगे, यही फॉर्मूला रखेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरह रखेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है 3 साल का जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमको पैसे बढ़ाने हैं, नहीं बढ़ाने हैं, कम करने हैं, क्या करने हैं। बहरहाल कम तो नहीं हुए थे, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा था। अब जो है इनको कहा जा रहा है ट्रूडो साहब को कि भाई आप जो हैं इसको और बढ़ाएं, और इसको जो है अब 2012 और 2013 में कहा गया था कि हम इसको और ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन अब प्रोविंसेस कहते हैं कि बीच में चूंकि कोविड आ गया, हमारे हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं खर्चे, तो आप हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हेल्थ के लिए, अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप ट्रांसपेरेंट रहें, हमें बताएं कि ये आप सारा कुछ कहाँ खर्च करना चाहते हैं, वाकई हेल्थ पे करेंगे या कहीं और करेंगे। तो अब ये बातें जो हैं कल से शुरू होंगी, तो अब देखें क्या होता है। 2012 और 13 में भी ये बात सारी शुरू हुई थी, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका था प्रोविंसेस, टेरिटोरीज और फेडरल गवर्नमेंट के। तो लेट्स सी कि अब जो है वो होता है कि नहीं होता है। अच्छा जी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कनाडा की कुछ जो डॉलर आउटलुक है आने वाले दिनों में वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और वो डिपेंड करेगी कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो कैसे रहेंगी। कैनेडियन डॉलर जो है वो अभी जो है बड़े हाई लेवल पे चला गया था अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं रही है। और आपको पता है कि कॉन्स्टेंटली बैंक ऑफ कनाडा जो है अपनी जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स बढ़ा रहा है, तो उससे भी लग रहा है कि शायद इस पॉलिसी की वजह से और जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है उसकी वजह से डॉलर जो है वो यानी कि वीकर लूनी जो है वो देखने के लिए आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो आउटलुक है ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि एक्सटर्नल जो डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे हैं, कमोडिटी की कॉस्ट कैसी है, वैल्यूएशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव्स में हैं कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कनेडियन पैसे की स्ट्रेंथ।
तो देखेंगे अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। आज आपको पता ही होगा कि हमारी वेबसाइट पे भी चल रही थी और आपने बाकी अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे आपको ये फ्लैश हर जगह न्यूज़ कर रही थी कि तुर्की और सीरिया के अंदर जो है बहुत मैसिव तरीके से जो अर्थक्वेक आया 7.8 उसका मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक का। इसके अंदर सुबह तक तो ये न्यूज़ थी कि 2300 लोगों की डेथ्स हुई हैं, लेकिन अभी जो ताज़ी खबर आई है उसके अंदर 3400 लोगों की डेथ हो चुकी है और हज़ारों ही लोग जो हैं वो वो इंजर्ड हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जो इमारतें कलैप्स की थी तो उसके रबल के नीचे जो हैं वो रेजिडेंट्स हैं। तो अब इनको निकालने का काम तो शुरू किया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि वो काम मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि एक तो मौसम भी ठंडा है, फिर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये जो इसका सेंटर था वो तुर्की का जो प्रोविंस है कहरा मैना मारस जो है वो था और फिर वहाँ से देखा गया कि उसके कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं सीरिया में भी नज़र आए और सीरिया में लोग जो हैं भागते हुए स्ट्रीट्स के ऊपर नज़र आए और फिर उसका असर जो है कायरो और बैरूत में भी फील किया गया। और इसी तरह की एक न्यूज़ अब यहाँ पे भी आ रही है कि एक यहाँ पे बफलो के एरिया में शायद कोई अर्थक्वेक आ सकता है, तो उसका असर शायद नॉर्दर्न हमारे ओंटारियो के अंदर जो है या सदर्न ओंटारियो में कुछ शायद देखा जाए। शायद ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी फ़ील किया जाए, हैमिल्टन के एरिया में शायद फ़ील किया जा सकता है, लेकिन लेट्स सी अगर वो यहाँ पे उसके आएंगे। बहरहाल अर्थक्वेक जो हैं वो आपको पता ही है कि काफ़ी जो 7.8 या 8 या इस तरह के मैग्नीट्यूड के आते हैं उसमें काफ़ी नुकसान वगैरह होता है। ओहायो के अंदर अमेरिका के अंदर जनाब क्या हुआ है कि वहाँ पे एक जो ट्रेन है वो डीरेल कर गई है। और वैसे तो ट्रेनें डीरेल होती हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान होता है और लेकिन उसको जो है फिर रैकेज को साफ़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ख़तरा पैदा हो गया। उसके ख़तरे की वजह ये है कि ये जो तकरीबन जो ये सारी जो कार्स चल रही थी इसके अंदर ट्रेन के अंदर, इसमें कोई 10 के करीब जो कार्स थी वो बहुत ज़्यादा हाईली हैजर्डस मटेरियल लेके जो थी वो चल रही थी। और यूएसए की जो नॉरफॉर्क सदर्न रेलवे एंड यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो है उसका कहना है कि वैसे तो कोई इंजर नहीं हुआ है, ना तो कोई रेजिडेंट्स ना क्रू, लेकिन ये जो चीज़ें इसके अंदर जा रही थी जैसे कि कंबस्टेबल लिक्विड्स, ब्यूटाइल, एक्रिलेट, बेंजीन, ये जो हैं ये स्पिल कर सकती हैं और इसमें एक्सप्लोजन्स आ सकते हैं। उस सिलसिले में आज अथॉरिटीज़ ने रेजिडेंट्स को कहा था कि भाई आप लोग इस इलाके से निकल जाएं। कुछ लोग तो नहीं निकले हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि अपने बैग्स पैक करो, इस इलाके से निकलो, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक गैस फैल सकती है और एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तो निकल गए हैं और काफ़ी बेचारे होटल्स की तलाश में थे। आपको पता है कि मौसम भी आजकल ठंडा है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी सेफ्टी के लिए उनको कहा गया था कि भाई आप यहाँ से निकलें। तो अब ये इसका ख़तरा काफ़ी है कि वो पॉइजनस गैस का इलाका कितना बड़ा होएगा जिसमें कि वो फैलेगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ कहाँ फैलेंगी, क्योंकि वही जैसे हमने आपको कहा कंबस्टेबल ये मटीरियल है तो उसमें आग लग सकती है कहीं पे भी। यूएस का वीकेंड पे आपने देखा होगा कि सदर्न कैलिफोर्निया के एरिया में वीकेंड के ऊपर यूएस मिलिट्री जो थी उसने ये जो चाइना का वो कह रहे थे कि हमारा सिविलियन अनआर्म्ड एयर शिप है तो उसको इस बैलून को मार गिराया था यूएस मिलिट्री ने। और उसके बाद चाइना जो है उसने बड़ा इसको बुरा मनाया। ये जो थी एक F-22 फाइटर जो था ये लैंगली जो है उसके एयरफोर्स बेस इन वर्जीनिया से उड़ा था और इसने एक सिंगल AIM-9X सुपरसोनिक हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल जो था वो इसको मारा था और इसको नीचे किया था। बाइडन साहब ने आज जर्नलिस्टों को बताया कि इसका हुक्म तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया था जैसे ही हमने ये साइट किया था चाइना का बैलून अपने एयर स्पेस के अंदर, लेकिन पेंटागन ने कहा था कि हम देखना चाहते हैं थोड़ा और कि ये जो है पानी के ऊपर चला जाए, क्योंकि अगर हमने इसको गिराया तो इसका डिब्री जो है वो सिविलियन एरिया के अंदर गिरेगा जो कि काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, इस वक्त जो है अब वो डिब्री जो है वो काफ़ी ओशन के ऊपर कोई 11 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है तो उसको वो इकट्ठा कर रही है यूएस मिलिट्री। इस सिलसिले में अब सेक्रेटरी डिफेंस जो है यूएस के लॉयड ऑस्टिन साहब उन्होंने भी कहा है कि ये डिलिबरेट और लॉफुल एक्शन था, क्योंकि चाइना की जो वायलेशन है यूएस सॉवरेनिटी की वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जिसके ऊपर चाइना ने पहले ही कहा था कि ये हवा जो है इसको उड़ाते हुए ले गई थी। ये हमारा अनमैन्ड
अनमैन्ड सिविलियन एयरशिप था और वेदर रिसर्च के लिए हमने इसको रेज किया था। बहरहाल इसको कहा गया था कि ये स्पाइंग कर रहा था यूएस की एयर स्पेस में। तो अब काफ़ी फिर से जो है वॉर ऑफ वर्ड्स चाइना और यूएसए के बीच में बढ़ गए हैं। एक नया सर्वे आया है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एबीसी न्यूज़ के साथ मिलकर किया है और उसमें उन्होंने पूछने की कोशिश की है कि बाइडन साहब ने क्या अचीव किया है जिस दिन से वो आए हुए हैं। इसमें 62% अमेरिकन ने कहा कि बाइडन साहब ने कोई अचीवमेंट्स नहीं की अपने फर्स्ट 2 ईयर्स इन ऑफिस में। और हालांकि डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े ये प्रोडक्टिव रहे हैं सिंस द टाइम्स ऑफ लेडन बेन्स जॉनसन्स, वो ग्रेट सोसाइटी एजेंडा जो था उसके बाद अब ये जो है गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुली आगे चल रही है। 36% सोचते हैं कि जी बाइडन साहब ने बड़ी ग्रेट अचीवमेंट्स की हैं और बड़ा अच्छे काम किए हैं। 62% लेकिन कहते हैं कि नहीं किए हैं। इसके अलावा 77% जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि बाइडन साहब ने ग्रेट काम किया है। 32% इंडिपेंडेंट्स कहते हैं कि हम भी समझते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। 7% रिपब्लिकन्स कहते हैं सिर्फ कि उन्होंने अच्छा काम किया। बाकी 93% रिपब्लिकन्स जो हैं वो कहते हैं बाइडन साहब ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा और कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। और 66% जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि हाँ जी कुछ ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही है कि जो कांग्रेस है उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पास किया था 1.7 बिलियन का कोविड रिलीफ पैकेज, $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो था उसको इंक्लूड किया गया था। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रिफॉर्म्स लाई थी वो थी $370 बिलियन के क्लीन एनर्जी के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं कोई भी बिल्कुल बैक बर्नर पे पड़ी हुई हैं, ये सामने आ नहीं रही हैं। इसके ऊपर बात चूंकि नहीं हो रही है या इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकी है बाइडन की गवर्नमेंट, तो इसलिए इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। लेकिन अब वो कहते हैं एक्सपर्ट्स के इनके पास एक चांस है, ये एड्रेस करेंगे अभी अपनी नेशन को जॉइंट कांग्रेस सेशन में ड्यूरिंग सेकंड स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच जो कि कल ट्यूसडे को होने वाली है। तो उसमें हो सकता है कि अपनी ये जो अचीवमेंट्स हैं इनका जिक्र करें बाइडन साहब, क्योंकि पोल्स उनके हक में इतना नहीं आ रहे हैं। अल जजीरा की आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक जी यूरोपियन यूनियन आपको पता ही है बहुत दिनों से ये कह रही थी कि हम रशिया का ऑयल एंड गैस हम खत्म करेंगे। तो आज यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर लेते हुए डिसीजन बैन कर दिया है कंप्लीटली रशियन डीजल फ्यूल और दूसरा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स। और जो अपनी डिपेंडेंसी है उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल स्लैश कर रहे हैं मॉस्को के ऊपर। और इसके अलावा जो उसकी फॉसल फ्यूल अर्निंग्स हैं उनको हम डेंट करना चाहते हैं। ये बैन जो है ये एक प्राइस कैप के साथ आया है जो कि G7 कंट्रीज ने लिया है, जिसके के अंदर यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि ये रशियन हम डीजल यूज़ करें, हालांकि इनकी इकोनॉमीज़ काफ़ी हाईली रिलायंट हैं रशियन डीजल पे। लेकिन वो कहते हैं जी अब हम दूसरे जगहों से हम ले रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि मिडल ईस्ट से वो बात कर रहे थे और यूएसए से वो कहते हैं कि आप अपने हमको अब ज़्यादा जो है ये हमारी ऑयल की करें। लेकिन इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम रशिया को अलाउ कर रहे हैं, मतलब तुसी कौन होंदे हो भाई लेकिन फिर भी हम अलाउ कर सकते हैं कि वो अपना डीजल चाइना को और इंडिया को बेच सकता है। तो उसको बेशक आप बेचें लेकिन हम नहीं लेंगे आपसे। उन्होंने थोड़े को पुश के करना पाया उनके जो दिल में होगा रशियंस के वो करेंगे, जिसको मर्जी बेचेंगे। ईरान को भी बेच रहे हैं और आप जो हैं ईरान के खिलाफ भी बड़ा मोर्चा बनाए बैठे हैं बहरहाल जी। तो और उन्होंने ये भी आज कहा यूरोपियन यूनियन ने कि 10% ऑफ हमारी नीड्स जो थी वो रशिया के ऊपर थी, तो हम उसको जो है फिल कर सकते हैं उस चीज़ को। देखें अब क्या होता है। द गार्डियन की भी आज एक सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी और उसके मुताबिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने अमनेस्टी दे दी है कुछ लोगों को ईरान के अंदर। आपको पता ही है कि ईरान के अंदर बड़े मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट आए थे जब ये 22 ईयर ओल्ड महसा अमीनी जो थी कर्ड, ये जो स्टूडेंट थी, इनको जो मोरालिटी पुलिस पकड़ के ले गई थी और अलेजली उनकी कस्टडी में इसकी डेथ लास्ट सितंबर में हो गई थी क्योंकि उसने एक ड्रेस अपना जो कोड था वो नहीं फॉलो किया था जो ईरान का है, तो उसके ऊपर बड़े ये हुए थे प्रोटेस्ट आ गए थे। तो आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने कहा है कि हम कुछ लोगों को लिमिटेड एमनेस्टी दे रहे हैं। इसकी रिकमेंडेशन जो थी इन्होंने इनके जो गुलाम हुसैन मोहसनी जो इनके हेड ऑफ जुडिशरी हैं उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए जो मासूम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनको के इंसाइट किया गया है और इनके इमोशंस के साथ खेला गया है। लेकिन फॉरेन एजेंट्स और वो जिन्होंने के आर्सन के क्राइम्स किए हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट हॉस्टाइल हैं, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, या वो लोग जो कि डेथ रो के ऊपर हैं, उनके लिए ये एमनेस्टी नहीं है। You are listening. आज ही इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी एक जो है, फैक्ट्री एक जो है, उसका इनॉग्रेशन किया है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और उन्होंने कहा है कि ये फैसिलिटी जो है, ये गवर्नमेंट का जो प्लेज है कि हम हौले हौले बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारा डिफेंस की नीड्स की डिपेंडेंस है, उसको हमने ख़त्म करना है, उसकी तरफ एक कदम है। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि ये 1000 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर बना सकती है, और फिर इसके साथ साथ दूसरी जो डिफेंस की इनकी नीड्स हैं उनको भी ये फैक्ट्री पूरा कर सकेगी। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। इंडिया का कहना है कि चाइना ने जो अपनी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस इलाके में, और अपना जो बजट वो कॉन्स्टेंटली डिफेंस का बढ़ा रहा है, उसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना और इंडिया के बीच में इस वक्त कोई ना कोई स्कर्मिशेस चलते रहते हैं उनके बॉर्डर पे। और अभी जो उनका बजट भी आया था, उसके अंदर भी उन्होंने अपना एनुअल डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान ने बढ़ा दिया है। आपको पता ही है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है दुनिया के अंदर, और बहुत सारा अपना जो हैवी हार्डवेयर जो है वो मॉस्को से लेता है, जो कि उसका वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स भी है। तो वो कहते हैं जी कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस हमको ख़त्म करके खुद से अपने आर्म्स जो हैं वो बनाना पड़ेंगे। पिछले दिनों में आपको पता ही है कि राफेल तैयारे भी लिए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रांस से भी ली थी इन्होंने, और यूएस से भी लेते हैं बहुत सारे आर्म्स। तो वो कह रहे हैं हौले हौले ये डिपेंडेंस हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर जी अदानी ग्रुप के खिलाफ जो अपोजिशन की आवाज़ है वो और दिन ब दिन ऊपर होती जा रही है, और आज भी जो है अपोजिशन ने अडानी हिंडनबर्ग ये जो सारा रो हुआ था उसके ऊपर जो है काफ़ी इन्होंने शोर मचाया, और काफ़ी रुकुस रहा वहाँ पे जो पार्लियामेंट थी। तो इतना ज़्यादा शोर हंगामा मचा कि उसको कल 11 बजे तक के लिए जो है वो कर दी गई हैं प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन। आज इसके ऊपर बात करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी जो हैं वो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो ये अदानी ग्रुप की जो बात है इस ना की जाए पार्लियामेंट में, उस डिस्कशन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुल्क जो है ये जानना चाहता है कि इस बिलियनियर बिजनेसमैन के पीछे कौन सी ताकत थी जो कि ये इसको, जिसमें कि करोड़ों रुपए की करप्शन शामिल है, जिसमें कि वो डर नहीं रहा था और आगे आगे ही बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये मुल्क हम दो हमारे दो के फार्मूले के ऊपर चल रहा है, यानी कि जाहिर है वो हिट किया उन्होंने अमित शाह और मोदी जी के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन क्यों नहीं है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लूज किए हैं अपने शेयर्स में, जो कि जिसको के LIC यानी कि इनकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो उसको उसके अंदर जो थे लोगों के उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किए हुए थे अदानी ग्रुप के अंदर। तो लोग जो आम हैं वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये बात जो है सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के कुछ लोग थे उन्होंने आज ये LIC और SBI के बाहर जो है मोर्चे भी निकाले। तो उन्होंने कहा जी कि हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों इनको छुपाया जा रहा है, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है, और उसको अंडर रैप्स क्यों रखा जा रहा है, जबकि लोग जो हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि न्यूज़ डाइव कर गई है अदानी जी की जो है कॉन्ग्लोमरेट, उसके जो शेयर्स हैं वो। तो आम लोग जो है इसमें सफ़र करेंगे। बहरहाल जी उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी डेथ हो गई थी दुबई में कुछ दिन पहले, इन्ना लहरा राजिऊन। लेकिन इसके ऊपर हिंदुस्तान में भी बड़ी सियासत जो है वो गर्म हुई है। हुआ ये है कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन जो हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा जी कि ये मुशर्रफ साहब के जो लोग गीत गा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मुशर्रफ साहब ने ही उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था, और राहुल गांधी जी को भी बड़ी वो तारीफ़ें करते थे और वो कहते थे जी बड़ा अजीम आदमी है। और तो ये इन्होंने ये तो कारगिल वॉर का जो है आर्किटेक्ट है, और टेररिज्म को बड़ा इन्होंने बैक किया हुआ था मुशर्रफ साहब ने। तो इसके ऊपर जो है वो क्यों इतने ज़्यादा मुशर्रफ साहब को आज याद करके गीत गाए जा रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस के MP शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने फिर बड़ा
बड़ा जो है इनको हिट किया। उन्होंने कहा जी मैं एक ऐसे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर कभी किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए काइंड वर्ड यूज करते हैं। और बीजेपी वाले क्या बातें कर रहे हैं और मुझे बातें सुना रहे हैं, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी, जो कि बड़े अपने आप को पेट्रियाटिक इंडियंस कहते हैं, क्या उनकी गवर्नमेंट ने, जाहिर है कि वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे वो, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या 2003 में इसी मुशर्रफ साहब के साथ सीज फायर के नेगोशिएशंस नहीं किए थे? क्या इन्होंने एक जॉइंट वाजपेयी मुशर्रफ स्टेटमेंट 2004 में नहीं दी थी, जिसके के अंदर इन्होंने कहा था हम पीस लाएंगे, और जिसके के अंदर आपको यह नजर नहीं आया था कि कारगिल वॉर का आप इसको आर्किटेक्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पीस लाना चाहते थे मुशर्रफ साहब। हालांकि ये कोई हिंदुस्तान के दोस्त नहीं थे, लेकिन अपने आप को अपनी जो है वो जगह बनाने के लिए क्या इन्होंने भी नहीं देखा कि एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट आएगा पीस लाने का इसमें? तो उस वक्त तो बीजेपी की गवर्नमेंट बड़ी इसके साथ खड़ी रही और बड़ा इसको जो है वो शाबाशी मुशर्रफ साहब को देती रही। आपके मुल्क में ये लोग आते रहे और बड़े, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि आप वेलकम किए, क्योंकि आपको पता ही है मुशर्रफ साहब जाके बड़े लेक्चर्स भी देते थे और बड़े प्यार मोहब्बत से इनके लेक्चर सुने जाते थे हिंदुस्तान के अंदर। तो बड़े क्रेजियस बंदे थे, बड़े जवाब देते थे आगे से इनको। तो वो कहने लगे जी डीलें तो सारी आपने की हैं, तो कांग्रेस को आज आप बातें कैसे बना रहे हैं? तो इसलिए जो है वो आप अब अगर वो उस आदमी की डेथ हो गई है तो जरा एक दो कोई काइंड वर्ड्स कह दें। परवेज मुशर्रफ साहब आपको पता ही है कि दुबई में उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पे अमेरिकन हॉस्पिटल में थे, तो बड़ा वो हो रहा था कि पता नहीं ये वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। लेकिन बहरहाल जी इनको अब रिपैट्रिएट किया जा रहा है। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ जहरा बलोच, उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ साहब को अब उनकी जो बॉडी है वो पाकिस्तान मिशन जो है यूएई के अंदर वो फैसिलिटेट कर रहा है लाने के लिए यहाँ पे, और एक स्पेशल तैयारा जो है वो लेकर आएगा और इनको जो है कराची के मलीर कैंट पोलो ग्राउंड जो है उसमें लाया जाएगा और वहाँ पे आर्मी ग्रेव यार्ड में इनको दफनाया जाएगा। मुशर्रफ साहब ने, आपको पता ही है कि 1999 में जो थे नवाज शरीफ साहब, उनसे गवर्नमेंट ली थी एक कू में, और फिर इन्होंने पाकिस्तान को 2008 तक रूल किया था। 79 ईयर्स की एज में दुबई में इनकी डेथ हुई थी। एक रेयर डिजीज़ जिसको कि एमिलोइडोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से तमाम आपके इंटरनल जो हैं वो ऑर्गन्स वो काम करना छोड़ देते हैं। तो उसमें उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी और इनकी फैमिली जो है उसके बारे में भी आज कहा गया कि बेरीफ्ड फैमिली जो है उसको पाकिस्तान काउंसलेट इन दुबई जो है वो एक एनओसी देगी ट्रैवल करने के लिए। तो इनकी जो नमाज जनाजा है फिर वो अब कराची में होगी। एक छोटी सी हमने कोशिश की है कि हम लेगेसी ऑफ परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उसके ऊपर बात करें। मेरी अपनी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ काफ़ी मुलाकातें थीं और बहुत सारी उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज थी, जो कि उन्होंने एनआरओ दिया अपोजिशन को, जो कि उन्होंने लाल मस्जिद का जिस तरह से हैंडल किया सारा, जो उन्होंने डेरा बुकटी के अंदर जिस तरह से जो उन्होंने ऑपरेशन किया, टेबल पे बैठ के वो बात कर सकते थे, और एक बहुत ही मजबूत आदमी होने के बावजूद और बिल्कुल उनकी जो सारी बात पेपर के ऊपर जो थी वो वाजपेयी साहब के साथ हो गई थी कश्मीर के ऊपर। लेकिन जाहिर है वो बाद में सारी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया की तरफ से कुछ हॉकिश ग्रुप्स थे जिन्होंने कि वो सारी फिर बातचीत नहीं चलने दी थी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज हम, उनकी चूंकि डेथ हुई है और हम भी एक ऐसे कंट्री से हैं कि जहाँ पे जब कोई लोग चले जाते हैं तो ज़रा कुछ जो उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं उसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो आज उनकी लेगेसी के ऊपर, परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो लेगेसी है उसके ऊपर बात करेंगे हम, जिनके के ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगाए गए थे, आपको पता ही है। और 2016 में फिर ये दुबई चले गए थे और वहीं पे मेडिकल इनको हेल्प ले रहे थे। तो हम आपको बताते हैं आज उनके बारे में थोड़ा सा कि 2019 में इनके ऊपर अदालत ने ट्रीजन का केस डाला था और फिर कहा था कि इनको जो है डेथ सेंटेंस दी जाएगी, और लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो एक बेंच था उसने इसको सस्पेंड कर दिया था। अच्छा, इनकी हिस्ट्री ये है कि 1998 में इनको नवाज शरीफ साहब ने और 3 लोग जो कि बहुत इनके सीनियर थे उनको लिस्ट में से हटा के इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। और लोग बड़े हैरान उस वक्त हो गए थे क्योंकि इनको बड़ा हॉट हेडेड आर्टिलरी मैन कहा जाता था। हालांकि कहते थे बड़े ही बहादुर हैं, हिंदुस्तान से डरते नहीं हैं और बड़े कभी कभी फौज जैसे अदारे में रहते हुए भी इनडिसिप्लिन दिखा देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास जब 3 नाम आए थे तो उन्होंने इनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था और ये बड़ी हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की थी क्योंकि मिलिट्री पाकिस्तान की जो थी उसको डोमिनेट कर रहे थे या तो पंजाबीज या तो पश्तून, और ये जो थे कराची के उर्दू स्पीकिंग फैमिली से थे क्योंकि आपको पता है इनकी फैमिली दिल्ली की रहने वाली थी। 1947 में पाकिस्तान में
ये शिफ्ट हो गई थी, हालांकि ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे। तो शरीफ साहब ने ये सोचा था कि मैं अब चूंकि इसको दे रहा हूँ, प्रमोशन दे रहा हूँ, तो मैं इनको कंट्रोल कर सकूंगा, लेकिन फिर ऐसे नहीं हुआ। आपको पता ही है कि इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने भी सेम लॉजिक इस्तेमाल की थी ज़ियाउल हक के ऊपर, और 1976 में उनको आर्मी चीफ बनाया था। तो उसी ज़ियाउल हक ने ना सिर्फ भुट्टो के खिलाफ कू किया बल्कि उनको हैंग भी किया, और उसके बाद जो हैं ये मुशर्रफ साहब के दफ़ा भी इन्होंने ऐसी ही हिस्ट्री जो है वो दोहराई। और ज़ियाउल हक साहब जो है, आपको पता ही है कि 1988 के प्लेन क्रैश में जब डेथ हुई तभी फिर पाकिस्तान से उनका जो है रूल गया। मुशर्रफ साहब की लेगेसीज़ में जो चीज़ें हैं वो बेसिकली उनके जो विजिट्स थे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जुलाई 2021 में इन्होंने जो किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2 मुलाकातें थीं। वो पाकिस्तान भी आए थे और वाजपेयी साहब के साथ इन्होंने बैठ के बहुत ज़्यादा जो है ये इस बात पे किया था कि हमको कुछ भी हो जाए, हमको ये सोल्यूशंस निकालने हैं। और आपको पता ही है कि इन्होंने ये भी कहा था कि जी हम चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके अक्रॉस हमको एक बस चलानी चाहिए, जो चली भी थी। फिर इन्होंने एक और भी एग्रीमेंट किया था कि भाई हम अब गैस पाइपलाइन हमको लानी चाहिए जो कि पाकिस्तान से लेके इंडिया तक जाए। और इसके अलावा इनकी मुलाकातें मनमोहन सिंह जी के साथ, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, 3 दफ़ा उनके साथ भी हुई थी, और उनके साथ भी इन्होंने कहा था कि हम अपने टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान के साथ जो है काफ़ी टाइज को नॉर्मलाइज इन्होंने करने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस शुरू किया था दिल्ली के साथ, जिसमें कि पाकिस्तान की टीम जो इंजमामुल हक जिसको हेड कर रहे थे वो हिंदुस्तान लेकर गए थे 3 टेस्ट और 6 ओडीआईज में। तो उस मौके को भी परवेज मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और 6th ओडीआई फिरोज शाह कोटला में ये अप्रैल 17 को देखने के लिए गए थे, और वहां पे भी इन्होंने हिंदुस्तान की लीडरशिप को कहा था कि हमको अपने तमाम मसाइल हल करने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली काम किया, जिसके इनके ऊपर कॉन्डेमनेशन भी आई कि बुश साहब को इन्होंने, जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे मुल्क को तोरा बोरा जैसा कर देंगे, तो एकदम से ये डर गया कि ये इतना बहादुर आदमी था। ही कुड हैव सेड कम व्हाट मे, हम अब आपको इजाजत नहीं देंगे। ना सिर्फ ये कि इन्होंने कहा कि नहीं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बल्कि इन्होंने जो है उनको कहा कि बिल्कुल हम एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके खिलाफ हम काम करेंगे। लेकिन एक काम इन्होंने अच्छा किया था कि जितनी फॉरेन फंडिंग जो मॉस्क्स और इस्लामिक एजुकेशन सेंटर्स को पाकिस्तान में आ रही थी अमेरिका के कहने पे, उन सबको फिर बैन किया था, और वाकई एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री ने फिर बहुत बड़ा काम किया था। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब की जो लेगेसी है उसमें जो मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा फ्लरिश किया था, उससे पहले मीडिया को ना तो इतनी आज़ादी थी और ना ही जो है वो इतने ज्यादा चैनल्स को खुले थे वो, तो उनको और अखबारों को बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। ये उन लोगों में से जो थे जो खुद एडिटोरियल्स बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के पढ़ते थे, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते थे और पूछते थे कि कैसे चीजों को सही किया जा सकता है। आज जो हम अपने रीडेबल नेशनल आईडी कार्ड्स या रीडेबल पासपोर्ट्स देखते हैं, उसको इंट्रोड्यूस जो था वो मुशर्रफ साहब ने कराया था। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर ओगरा, नेपरा, पेमरा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो खुली हैं, ये तमाम मुशर्रफ साहब ने खोली थी। कोई अंग्रेज के जमाने का पुलिस एक्ट हमारे मुल्क में चल रहा था, उसको इन्होंने खत्म करके 2002 का नया एक्ट लाए थे। स्टील मिल्स को ये करना चाहते थे प्राइवेटाइज, लेकिन आपको पता ही है उस जमाने के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर करके ये सारा सिस्टम डिरेल कर दिया था। इसके अलावा बिन कासिम पार्क जो कराची में है, एशिया का लार्जेस्ट पार्क इन्होंने जो है वो वहाँ पे बनाया था, और लोकल बॉडीज लॉ बनाया था बेसिकली। और इसके अलावा इनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने कोशिश की थी कि $1 अगेंस्ट 60 रुपीज़ से ऊपर ना जाए फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आज आप देखें कि डॉलर कहाँ पे खड़ा है। तो काफ़ी इनकी मिली जुली लेगेसी है मुशर्रफ साहब की। कुछ लोग इनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ लोगों को, जर्नलिस्टों को तंग भी किया। मैंने तो खुद जनाब इनकी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। फ्रंट पेज पे मेरे आर्टिकल्स छपते थे और बड़े कभी कभी सख्त होते थे। तो ना तो कभी लेटर आया मेरे जो है अदारे को, ना मुझे कुछ उन्होंने कहा कभी, बल्कि करेक्टिव मेजर्स लिए, और मेरे कुछ आर्टिकल्स पे उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भी सैक किया मुशर्रफ साहब ने। तो सुनते ज़रूर थे बात। मेरी जब दुबई में भी उनके साथ मुलाकातें थी, जब उनको बताया जाता था तो लॉजिकली आपको जवाब भी देते थे और समझाते भी थे। तो ठीक है, कुछ गलतियाँ इंसानों से होती ही हैं, कुछ हुई, काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई, लेकिन कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं अब कि मैंने अपने वर्कर्स को कहा है कि आप अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करो, क्योंकि हमको जो है जेल भरो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। वो कह रहे हैं कि पंजाब और केपी के अंदर अगर इन्होंने इलेक्शंस
बयान लाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन जो होती है 90 डेज की, उसके ये खिलाफ जाएंगे। और इन्होंने अपने वर्कर्स को कहा है कि भाई आप लोगों को रजिस्टर करना शुरू करें, पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ उनको मिलवाएं और सिटीज़ जो हैं डिफरेंट उसके अंदर, ताकि हम अपनी ये मूवमेंट चला सकें। और ये जिस वक्त तक ये एक मूवमेंट की शक्ल नहीं लेगी हमारी ये जो कैंपेन है, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, आज जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में एड्रेस कर रहे थे कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे, और उन्होंने कहा जी कि जो आईएमएफ की टीम है उसने बड़ा जो है वो टफ टाइम दिया इसाक डार साहब को। आपको पता ही, हमने बताया था इसाक डार साहब की कुछ मीटिंग्स चल रही थी आईएमएफ के साथ जो हैं, 9th रिव्यू ऑफ $7 बिलियन लोन जो है उस पर चल रहा था, जिसके के अंदर आईएमएफ ने कहा कि आपके एक एक जो बंदे हैं बड़े, उन सब की हम रिव्यू करेंगे, आपकी मिनिस्ट्रीज, आपके ब्यूरोक्रेट्स, सबकी बुक्स हम रिव्यू करेंगे कि ये सारा पैसा जो है कहाँ जा रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 30% आपको एलपीजी की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, और आपको अब पावर रेट्स जो हैं अब से लेके अगस्त तक ₹6 पर यूनिट भी जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी, आज फिर से बड़े उन्होंने रोने रोए कि ओ जी, जिस दिन से 70 साल से मुल्क बना है हम तो भीख का कटोरा लेके फिर रहे हैं। तो पाया ना, आपने खुद ही तो कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो हम जो है इसको कटोरे को हम तोड़ेंगे। आपने तो ये भी कहा था मैं अपने कपड़े बेच के सुन के जो लोन्स करूंगा खत्म, आपने अभी तक तो नहीं किया बयान। बहरहाल वो कहते हैं जी टफ टाइम बड़ा दे रहे हैं इसाक डार साहब को, लेकिन बहरहाल वो भी डटे हुए हैं, बात कर रहे हैं। पायन उन्होंने बात क्या करनी है, जो आईएमएफ ने कहना है उनको करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल जी ये मिली जुली बातें की हैं। और जनाब अभिषेक बच्चन साहब जो हैं, आपको पता ही है अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, 47th बर्थडे आज मना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज इनको बहुत सारी बधाइयाँ दी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये इंतहाई अंडररेटेड ये जो स्टार है, हालांकि ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज देता है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। तो आज लोगों ने इनकी जो बहुत टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे कि दासवी में या गुरु में, जिसमें कि धीरू भाई अंबानी का इन्होंने रोल किया था, या युवा पा, बॉब बिस्वास और बिग बुल जो कि स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के ऊपर, तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े रोल्स उन्होंने किए, जिसकी वजह से आज लोगों ने इनको याद किया और कहा कि भाई इसके बाप जो अमिताभ बच्चन है उसके साथ इसको ना मिलाएं, इसको एज एन एक्टर आप उसकी इन हिज ओन लाइट आप देखें। अक्षय कुमार साहब के ऊपर जी लोग बड़ा भड़क गए हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी जो है उन्होंने अपना एक ग्लोबल टूर अनाउंस किया है मार्च से, जिसमें के अंदर अक्षय कुमार देखे जा रहे हैं कि एक ग्लोब जो है उसके ऊपर चल रहे हैं। और हालांकि बेचारे के वैसे तो ग्लोब पे चल रहे हैं, लेकिन शायद कदम वहां पे हैं जहां पे कि हिंदुस्तान है। तो लोग आज जो है ट्विटर बड़ा भड़क गई, उन्होंने कहा भाई थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर लिया करो हमारे भारत की। तो फिर दूसरे ने कहा व्हाट अ शेमफुल एंड एरोगेंट पर्सन वॉकिंग ऑन इंडियाज मैप। एक और ने कहा व्हाट डू यू वांट टू अचीव, प्लीज रिस्पेक्ट इंडिया। एक और ने कहा सीरियसली हु केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ग्लोबल टूर। तो आज लोगों ने बड़ा इनको बैश किया, और अब देखें क्या होता है। इसको फिर से इसको भी मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट को नीचे लाना पड़ेगा। तो ऐसे है। और जनाब ग्रैमीज हुए थे अभी, तो ग्रैमीज के अंदर जनाब क्वीन बियोंसे जो हैं उसने बड़ा रूल किया इनके ऊपर, और वो जो हैं मोस्ट डेकोरेटेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री जो हैं वो बन गई हैं, और 32nd अवार्ड जो है इन्होंने विन किया है, और इन्होंने सरपास किया है लेट कंपोजर जॉर्ज सॉल्टी को, जिसके के ऑल टाइम विन्स थे। इसके अलावा जो हैरी स्टाइल्स थे उनको एल्बम ऑफ द ईयर का ऑनर दिया गया। हमारी जो टेलर स्विफ्ट हैं उनको भी सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया फॉर ऑल टू वेल, जो कि इन्होंने लिज रोज के साथ जो है वो किया है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं। पूरी ग्रैमीज की अगर आप लिस्ट देखना चाहेंगे तो हम अपने एंटरटेनमेंट सेक्शन में वेबसाइट पे डालेंगे। शकीरा जो हैं जी वो अब एक टेल ऑल एल्बम जो है वो लेकर आ रही है, जिसमें कि इनका जो ब्रेकअप हुआ है 11 years ऑफ रोमांस जो कि जेरेड पीके के साथ था, स्पेनिश सॉकर प्लेयर थे, और इनका अफेयर था 2011 से 2022 तक, यानी लास्ट ईयर तक। फिर इनका ब्रेकअप हो गया है। तो ये सारे इसके अंदर जो गाने हैं वो ऐसे ही ब्रेकअप्स के ऊपर होंगे, और ये दोनों जो हैं शेयर करते हैं अपने बेटे मिलान जो कि अब 10 years के हैं, और साशा जो कि 8 years के हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग किस्म का इनका एल्बम होएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की न्यूज़ है जी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अब फाइनली डिसीजन लेगी कि एशिया कप जो है इस साल में सितंबर में जो पाकिस्तान में होने वाला था वो होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि वो जो एशिया कप था वो अब उसका वेन्यू अगले महीने मार्च में डिसाइड करेंगे। आपको पता ही है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शॉ जो थे उन्होंने कहा था
कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई गो अहेड नहीं मिला है, और उन्होंने कहा था इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई आप इसका वेन्यू चेंज करें। इन दोनों की हालांकि मुलाकातें जो हैं, जय शाह और पीसीबी के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो बहरीन में सैटरडे को मिले हैं कुछ, लेकिन पता नहीं चला कि इनकी आपस में बात क्या हुई है। लेकिन इससे पहले जो पीसीबी के चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को जो ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 इंडिया में, फिर हमारी टीम भी नहीं आएगी अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। लेकिन अभी तक दो बातें सामने आई हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो फिर से एक दफा यूएई को कंसिडर कर सकती है एज अ न्यूट्रल वेन्यू, क्योंकि उनके पास 3 जगह हैं, एक दुबई है, एक अबू धाबी है, एक शारजा है, तो उन 3 जगहों पे ये करा सकते हैं और आज तक वहीं पे ही कराते आए हैं। तो मैचेस जब भी इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी इंडिया वाले हम वेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर से ये शायद जो है सारी चीज़ यूएई में जा सकती है। इसके ऊपर बात करते हुए जावेद मियांदाद जो है आज काफ़ी भड़के हुए नजर आए, और जावेद मियांदाद ने बड़ा ही स्लैम किया आज बीसीसीआई को, और उन्होंने कहा जी कि ये क्यों जो है एशिया कप 2023 पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया कैन गो टू हेल इफ दे डोंट वांट टू टूर पाकिस्तान। हमने हमेशा से ये कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो वी ऑल्सो डोंट केयर, और हम जो है अपनी क्रिकेट खेलेंगे, और आईसीसी का ये जॉब है कि इस तरह की चीज़ों और कंट्रोवर्सीज को वो कंट्रोल करे। ये हमारा काम नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है ऐसी गवर्निंग बॉडी का जो कि कुछ भी, जो एक ताकतवर कोई आदमी आ जाता है, यानी एक टीम आ जाती है, एक बॉडी आ जाती है, तो उसको जो है ये क्रिकेट बॉडी उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे जो है फिर आईसीसी का और यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो वो कहते हैं जी कि नो मैटर कितना भी कोई स्ट्रांग होता है, अगर वो बात नहीं आईसीसी के रूल्स नहीं मानता है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। और लेकिन हमें पता है कि हिंदुस्तान ऐसे क्यों करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेलने से डरते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत उनके बुरे होते हैं मुल्क में, क्योंकि जो इंडिया का क्राउड है वो बड़ा नेस्टी है, वो बड़ा हॉस्टाइल हो जाता है। इंडिया जब भी कभी किसी दूसरी टीम से खेलता है और खास तौर से हारता है, और खास तौर पर पाकिस्तान से हारता है, तो वहां पर जो है तोड़फोड़ होती है और घर जलाए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमसे खेलना नहीं चाहते हैं। इसके ऊपर जो इंडिया के जो हैं क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने भी कहा जी कि यस यू आर सेइंग यू कैन गो टू हेल, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग दैट वी आर रिफ्यूजिंग टू कम टू हेल, वी डोंट वांट टू गो टू हेल टू प्ले। तो बस ये अब दोनों तरफ से जो है लड़ाई ते झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी, क्या करें जी, अब हेल्पलाइन हम करें शुरू। बस भाई ये भी एक बिजनेस आइडिया है। हाँ। चलो एक हेल्पलाइन शुरू करें इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, हैं? Exactly. I would love to see India come to Pakistan and Pakistan goes to India. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आ रही भाई, देखें आप खुद सोचें माजिद भाई, अफगानिस्तान से बुरी हालत तो कहीं नहीं है ना। कतर के ऑफिशियल्स आज अफगानिस्तान में पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए, पीस टॉक्स करने के लिए। तभी तो की मौत पैंदी है पाकिस्तान आके क्रिकेट खेडन विच हैं। पीस टॉक ना करो, स्पोर्ट्स को रहने दो, पीस टॉक ना करो। आके आप गेम तो खेलें, एक दूसरे को खूब गालियां दें, मगर जब when it comes to games खेले तो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाओ यार। हाँ, जबरदस्त मैचेस, अगर किसी क्रिकेट में अगर कोई मैचेस होते हैं जो टॉप दुनिया में देखा जाता है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे जाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया, बाकी तो ठंडे जाते हैं इनके, पैसे कमाते ही उसमें ये लोग। पाकिस्तान इंडिया का मैच याद है, स्पॉन्सरशिप वगैरह, अक्टूबर 2022 याद है कितने आदमी थे सांबा? हाँ, कुटेस नहीं सांबा कितने आदमी थे? दो ही थे, आखिर तक दो ही रहे। अच्छा। चलिए साहब, ये थी आज की खबरें।